बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया। सबसे पहले मैं पहले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ कि टैकिकार्डियाज क्या होते हैं और इसके कितने अक़साम होते हैं। टैकिकार्डियाज की जनरल डेफिनेशन ये है कि जब भी हमारे पास हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, जब भी हमारे पास हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल हार्ट रेट हमारे पास 72 बीट पर मिनट होता है एडल्ट जो है ह्यूमन बींग का। तो जब हमारे पास ये 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं टैकिकार्डिया। अब टैकिकार्डियाज के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं और टैकिकार्डिया जब भी हमारे पास हार्ट रेट ज़्यादा होता है तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होने की कुछ वजह होती हैं और उन काजेज़ में से कुछ काजेज़ वेंट्रिकल के एबाव से ओरिजिनेट होते हैं, यानी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। जब भी हमारे पास टैकिकार्डियाज वेंट्रिकल के एबाव यानी वेंट्रिकल के जो एबाव साइड है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया उसको कहा जाएगा। जब भी हमारे पास टैकिकार्डियाज की काज कहीं एट्रियाज में होगी या हमारे पास एविनोड में होगा, जब भी हमारे पास टैकिकार्डिया की काज या एट्रिया में होगी या हमारे पास नोड में होगी, तो इसको चूंकि एट्रिया भी और नोड भी हमारे पास वेंट्रिकल के ऊपर होते हैं तो इसको हम इसलिए कहते हैं जो टैकिकार्डिया एट्रिया और एविनोड की एबनॉर्मेलिटी की वजह से हमारे पास हार्ट में आता है तो इसको हम कहते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में हमारे पास दो किस्म के मशहूर टैकिकार्डियाज आते हैं, जो कि है एक एट्रियो वेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया और दूसरा है हमारे पास एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकिकार्डिया। अच्छा, पहले मैं आपको बता देता हूं कि री एंट्री फेनोमेनन क्या होती है। री एंट्री फेनोमेनन इसे कहते हैं कि लेट सपोज मेरे पास ये एक मसल फाइबर है और इसको इसमें मैंने आपको इलस्ट्रेशन करना है कि री एंट्री फेनोमेना कैसी होती है। तो जब भी मैं इस मसल फाइबर के इस ए पॉइंट को किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस से इसको मैं स्टिमुलस दूंगा, तो जब भी मैं इसको पॉइंट ए पर इसको स्टिमुलस दूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होगी। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ए पॉइंट से ऐसे क्लॉकवाइज वापस इस ए पॉइंट तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आएगी। लेकिन जब ये पाथवे जो इस ए पॉइंट से क्लॉकवाइज वापस ए पॉइंट तक, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी जिस अंदाज में घूमती है, घड़ी की नीडल भी ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास ए पॉइंट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होगी और वापस ए पॉइंट तक आएगी और ये नॉर्मल पाथवे होगा इसका, जब हमारे पास इस ए तक पहुंचेगी तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की स्टिमुलेशन की वजह से यहां पर ये पॉइंट ए स्टिमुलेट हुआ था, अब ये जो पॉइंट ए है इसमें ये अभी जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पॉइंट ए से शुरू हुई थी और ए तक वापस पहुंची तो इस दौरान टोटल टाइम 10 सेकंड लगा और 10 सेकंड के बाद जब यहां पर पॉइंट ए तक ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहुंची तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्टरी था। अब भी ये इस काबिल नहीं था कि ये दोबारा ए पॉइंट इससे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गुजर सके यानी इम्पल्स गुजर सके। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट को कि जब भी ये एक दफ़ा इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास हो जाए और दोबारा किसी खास टाइम तक ये अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की पैसेज की इजाज़त नहीं देता, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ दैट ए पॉइंट। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पर पॉइंट ए पे पैदा हुई, फिर वापस पॉइंट ए तक आई, लेकिन ये अभी तक क्या था, रिफ्रैक्टरी पीरियड में था, यानी ये उस प्रॉपर्टी में ये अपनी उस प्रॉपर्टी में था कि दोबारा इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास नहीं हो सकती। तो यहाँ पर करंट आकर डाई आउट हो जाता है, यहाँ पर करंट आकर डाई आउट हो जाता है। लेकिन जब ये तो नॉर्मली होता है, लेट सपोज नॉर्मली होता है, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में जब भी हमारे पास ये पाथवे जो कि पॉइंट ए के स्टिमुलेशन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती थी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस ए से वापस ए तक जो 10 सेकंड लेती थी, लेट सपोज वो अब पाथवे इसमें ज़्यादा हो गया है, यानी ए तक पहुंचने का रास्ता इसका ज़्यादा हो गया है। लेट सपोज मसल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, मसल स्ट्रेच आउट हो चुका है, खींचा हुआ जा चुका है, तो फिर क्या होगा कि ए से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टिमुलेशन पे पैदा हुई थी वो वापस ए तक 14 सेकंड्स में आती है। ठीक है, तो अब
जब ये ए से ए तक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतना लंबा टाइम ले लेती है, तो इस दौरानिया में ए पॉइंट ने इतना टाइम इसके पास पहले से मौजूद हुआ होता है कि ये ए पॉइंट रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल चुका होता है। फिर ये इस काबिल हो जाता है कि इससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास हो सकती है, ये अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से निकल चुका होता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वापस ए पॉइंट तक आती है, तो ये फिर इस लॉन्ग टाइम के होने की वजह से, इसको इतना ज़्यादा टाइम मिलने की वजह से इसकी रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो टाइम खत्म हो चुका होता है, और वापस ये इजाज़त दे देता है इलेक्ट्रिकल करंट को कि ये दोबारा इस पाथवे से इंटर पॉइंट ए से इंटर होकर वापस इसी तरीके से एक लूप बना ले। तो इसको हम कहते हैं री एंट्री फिनोमेना। जब भी हमारे पास पॉइंट ए पर स्टिमुलेशन हुआ और वापस करंट आकर इसी पॉइंट ए पर दोबारा इसी पॉइंट ए से पास हुआ उस पाथवे में, और ये बार बार इस लूप में ये करंट फ्लो करता हुआ मिले हमें, इसको हम कहते हैं री एंट्री फिनोमेना। तो ये मैंने इतनी वजाहत आपको क्यों की, क्योंकि AV-NRT में और AV-RT में ये दो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के जो टाइप्स हैं, इसमें हमें ये कंसेप्ट मिलेगा, और इसी कंसेप्ट से हम जाकर क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट से हम जाकर AV-NRT और AV-RT को हम पहचानेंगे। अच्छा, सबसे मुश्किल टॉपिक है ये कार्डियोलॉजी की स्पेशलाइजेशन लेवल तक, लेकिन आप अगर इसे गौर से देखेंगे तो हमेशा के लिए आपको इससे निजात मिल जाएगा और बड़ी आसानी से ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया। एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया में। पहले मैं आपको एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस इसके बता देता हूँ। एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस का मतलब ये है कि एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया को हम किन किन फीचर से, पॉइंट से पहचानेंगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, एक पेशेंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ है और बहुत ज़्यादा दिल धड़कता है, लेकिन आप उससे पूछोगे कि आपका दिल का धड़कना ग्रेजुअली शुरू हुआ है या अचानक शुरू हुआ है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का दिल का धड़कना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और वो अचानक शुरू हो और अचानक ही ख़त्म हो जाए, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया की पहली डायग्नोसिस के पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हार्ट रेट, उस पेशेंट का अगर आप एसीजी करोगे, उस पेशेंट की अगर आपने उस एसीजी की और उसकी हार्ट रेट आपने कैलकुलेट की, तो उसका हार्ट रेट आपको कहां पे मिलेगा, 140 बीट से 250 बीट के दरमियान में आपको मिलेगा। यानी 140 भी हो सकता है और 250 भी हो सकता है और इसके बीच भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा, एक पेशेंट आया, उसका दिल बहुत ज्यादा धड़कता था, उसने आपको कंप्लेन किया, आपने उसकी ईसीजी की, ईसीजी में आपने उसका हार्ट रेट देखा और उसका हार्ट रेट लेट्स सपोज 150 था और ऑनसेट उसका एब्रप्ट था, अचानक था, और टर्मिनेशन भी उसकी कई प्रीवियस हिस्ट्री में, कि यानी मेरा दिल कभी पहले अचानक धड़कना शुरू करता था और फिर अचानक उसका धड़कना जो है वो वापस ठीक हो जाता था। तो ये पहला पॉइंट था। लेकिन हार्ट रेट उसका कितना होगा ईसीजी पे, 150 या कुछ, यानी 140 और 250 के बीच होगा ईसीजी में। दूसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस। तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस क्या होगा कि ईसीजी में आपको एक्टोपिक पी वेव्स नजर आएंगे। एक्टोपिक पी वेव्स किसे कहते हैं? नॉर्मल हमारे पास पी वेव की एक स्पेशल मॉर्फोलॉजी होती है, शेप होता है। नॉर्मल पी वेव की हमारे पास स्पेशल शेप होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास पी वेव है ईसीजी का, इस पी वेव का एक नॉर्मल ये साइनस पी वेव है। साइनस पी वेव का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एसए नोड की वजह से जो करंट जनरेट हुआ था, उसकी वजह से जो हमारे पास एट्रियम में कंट्रैक्शन हुआ था, उससे जो पी वेव पैदा हुई थी वो हमें साइनस पी वेव से हम कहते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास एसए नोड से स्टिमुलस नहीं पैदा होगा, यानी एसए नोड फायर नहीं करेगा और एट्रियम में कई दूसरी जगह से हमारे पास क्या होगा, एट्रिया में कहीं दूसरी जगह से कोई मसल का फाइबर या कोई जो भी हमारे पास एट्रिया के अंदर, या तो हमारे पास वो होगा जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स, वो एबनॉर्मल फायरिंग करेंगे, या एट्रियल मसल्स जो है एबनॉर्मल फायरिंग करेंगे। तो मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे पास तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस क्या होगा, तो कि ईसीजी में हमारे पास एक्टोपिक पी वेव होगा। एक्टोपिक पी वेव का मतलब ये है कि वो पी वेव एसए नोड, नॉर्मल तो ईसीजी में जो पी वेव हमें दिखाई देता है वो एसए नोड की फायर होने की वजह से दिखाई देता है। लेकिन जब हमारे पास AV-RT होगा तो उसमें हमारे पास पी वेव जो होगा वो एक्टोपिक होगा, क्योंकि हमारे पास स्टिमुलस एसए नोड नहीं होगा हार्ट की कंट्रैक्शन के लिए। स्टिमुलस हमारे पास एसए नोड के अलावा कोई और दूसरी जगह होगी एट्रिया के अंदर। तो उस वेव को जो हमारे पास ईसीजी में एट्रिया के अंदर किसी एबनॉर्मल पोर्शंस, किसी जगह से, जो कि एबनॉर्मल पोर्शन हम उसे कहेंगे, क्योंकि नॉर्मल पोर्शन तो एसए नोड होता है, किसी एबनॉर्मल जगह से, किसी दूसरी जगह से, एसए नोड के अलावा किसी दूसरी जगह से एट्रियस के अंदर कोई इलाका, कोई पोर्शन अगर फायर करता है और उसकी वजह से ईसीजी में पी वेव पैदा होता है, उसे हम एक्टोपिक पी वेव कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस क्या होगा कि पी वेव आपके पास क्या होगा, एक्टोपिक। ये तो नॉर्मल पी वेव है। एक्टोपिक पी वेव आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। लेट्स सपोज
यानी नॉर्मल पी वेव नहीं होगा, एक्टोपिक। जब नॉर्मल शेप नहीं होगा, कोई दूसरा शेप होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टोपिक पी वेव। अच्छा, ये हो गया एक्टोपिक पी वेव। तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? जब भी हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया होगा, तो तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस क्या होगा? पहला पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस पेशेंट कहेगा अचानक मेरा दिल का धड़कना शुरू हुआ। ये पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस पहला, इस पेशेंट की कंप्लेंट से, जो आपको कंप्लेन करेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस ईसीजी आपने एडवाइस की, उसकी ईसीजी का हार्ट रेट आपने देखा वो 140 और 250 के बीच था, तो दूसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस हुआ। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एक्टोपिक पी वेव। ईसीजी में आपने पी वेव देखी और वो एक्टोपिक शेप की थी, नॉर्मल शेप की नहीं थी। ये तीसरा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस हुआ। फिर चौथा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस आपके पास आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग होगा। आरपी रिलेशन किसे कहते हैं? आरपी आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। ये है हमारे पास, लेट सपोज मैं आपके लिए इसी को जरा वाइज ड्रा कर देता हूं। पी वेव क्यों आर एस टी, फिर पी, फिर क्यों आर एस और फिर टी। ये जो हमारे पास, इसको हम आर कहते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास पी है। तो ये आर और पी के दौरान जो फासला है, इसको हम आर पी पोर्शन कहते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा कि मेरा दिल का धड़कना अचानक शुरू हुआ है, आपने ईसीजी एडवाइस की, हार्ट रेट 140 और 250 के बीच था। फिर तीसरा पॉइंट था एक्टोपिक पी वेव, आपने ईसीजी में देखा उसका एक्टोपिक पी वेव था, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट क्या है? आपने देखा आर और पी के बीच फासला। अगर आर और पी के बीच फासला ज्यादा हुआ नॉर्मल से, तो ये चौथा पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस हुआ। यानी 4 पॉइंट आपने डायग्नोस कर लिए, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है, अगर आपने ईसीजी में ये डेल्टा वेव देखी, आपने पेशेंट की ईसीजी की, इस किस्म के पेशेंट की ईसीजी की, और उसमें आपने ईसीजी में कितनी बातें देखी? पहले तो आपने ईसीजी में देखा कि उसका हार्ट रेट कितना था, 140 से लेकर 250 के बीच था। ईसीजी में दूसरी बात आपने क्या देखी? एक्टोपिक पी वेव देखी। तीसरी बात आपने क्या देखी? आरपी रिलेशन देखा, आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग हुआ। तो 3 पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस आपको मिल गए। अच्छा, इसके बाद क्या कि अगर इस पेशेंट की आपने ईसीजी देखी और उस ईसीजी में आपको इस किस्म का वेव नजर आया, मैं आपको पहले ही बता दूं कि नॉर्मल क्या होता है कि पी वेव, फिर क्यों आर एस। तो जब भी हमारे पास गैल्वानोमीटर की या इलेक्ट्रिकल जो मशीन होता है ईसीजी का, उसका नीडल जब हमारे पास क्यों पर पहुंच जाता है, तो अचानक ये ऊपर रैपिडली अचानक हमारे पास क्या होता है, ऐसा स्ट्रेट अपवर्ड लाइन डिपोलराइजेशन की वेव आती है, फिर वापस रिपोलराइजेशन की वेव आती है, फिर उसके बाद एस और फिर टी वेव। लेकिन आपको अगर लेट सपोज एट्रोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया के ईसीजी में आपको अगर ये मिल जाए कि इस किस्म की, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्यू आर एस, इसको हम कहते हैं क्यू आर एस। ये क्यू आर एस हमारे पास क्या जाहिर करता है? इसका मतलब ये होता है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकली हमारे पास ईसीजी में हमें ये इस किस्म की वेव्स नजर आती हैं। अच्छा, तो अगर आपने क्यूआरएस देखा इस ईसीजी में, एवी और एवीआरटी, एट्रोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया के ईसीजी में अगर आपने क्या देखा, डेल्टा वेव देखी। डेल्टा वेव आपको कैसे पहचानोगे? पी वेव, फिर क्यों, तो अचानक हम आपके पास इस किस्म की, आपके पास क्या होगी कि इस किस्म की वेव आएगी। ये जो पहले ये जो लिम्ब है ना, जो अपवर्ड लिम्ब थी, तो वायरस की अपवर्ड डिपोलराइजिंग की जो लिम्ब थी, नॉर्मल हमारे पास ये इस किस्म की शेप की होती है। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, AVRT होगा, और उसमें आपको ईसीजी में इस किस्म की वेव नजर आएगी, यानी इस किस्म की, जो कि इस शेप की हो, इसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। और ये हमें जाहिर करता है एक स्पेशल किस्म की एबनॉर्मेलिटी हार्ट के अंदर हमें दिखाती है, WPW सिंड्रोम, वाइट पार्किंसन, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अच्छा, मैं आपको इस टॉपिक को मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। AVRT
अगर आपने एक पेशेंट आपके पास आया और उसने कहा कि मेरा दिल का धड़कना शुरू हुआ है, अचानक शुरू हुआ है, आपने ईसीजी की, तो पहला पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस एवीआरटी का अचानक शुरू होना, यानी ग्रेजुअल नहीं शुरू हुआ, यानी कि पहले अचानक पहले मेरा दिल स्लो यानी धड़कता था, स्लो धड़कना शुरू हुआ और फिर तेज हो गया, ऐसा नहीं होगा एवीआरटी में। पेशेंट आएगा कहेगा मेरा दिल अचानक बहुत ज्यादा तेज धड़कना शुरू हुआ, फिर उसके बाद आप ईसीजी करोगे, तो वो मैंने आपको पॉइंट बता दिए। लेकिन जब ईसीजी पर आप पहुंच जाओगे और क्यूआरएस पर आप नजर डालोगे, अगर क्यूआरएस आपको इस शेप का नजर आया और हार्ट रेट ज्यादा हुआ और बकिया तमाम फीचर हुए, तो ये आपको एक किस्म की एट्रोवेंट्रिकुलर रे एंट्री टिकिकार्डिया दिखाई देगा। लेकिन जब आपका ये एवीआरटी का अलग किस्म है, लेकिन जब आपके पास पेशेंट आया और तमाम बकिया ये कंप्लेंट्स है, ईसीजी में भी तमाम फाइंडिंग्स वो हैं, लेकिन आपके पास क्यूआरएस की इस किस्म की जो डिपोलराइजेशन की अपवर्ड लिम्ब है, ये लिम्ब आपको अगर इस शेप की नजर आई और बकिया फीचर आपके पास वो हुए जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए हैं, तो ये आपको क्या जाहिर करेंगे, ये एवीआरटी का दूसरा किस्म आपको जाहिर करेंगे, यानी टाइप है एवीआरटी का, इसको हम कहते हैं वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अच्छा, ये मैंने आपको फीचर्स बता दिए हैं और डायग्नोस्टिक एसेंशियल ऑफ डायग्नोसिस के पॉइंट्स बता दिए हैं। जब ये 5 पॉइंट्स आपके पास मिलेंगे, 4 पॉइंट्स, सडन ऑनसेट एंड टर्मिनेशन, अचानक शुरू हो जाना और फिर खत्म हो जाना, हार्ट रेट 140 और 250 के बीच, एक्टोपिक पी वेव और आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग, जब ये 4 पॉइंट आपके पास मिलेंगे और शेप इस किस्म का होगा, टू बी ये क्या है, एवीआरटी है। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके पास होंगे और शेप इस किस्म का होगा, टू बी ये क्या है, एवीआरटी है। लेकिन इस हालत में हम इसको क्या कहते हैं, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, अब मैं कार्डियक के अंदर आपको जो एबनॉर्मल पाथवेज है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये अंदर कैसे होता है। नॉर्मली ये होता है कि इस एनोड है, ये इस एनोड फायर करता है। जब ये फायर करता है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो डाउन एवी नोड तक चला जाता है, एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस से फिर ये बंडल ब्रांचेस, और फिर अब हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर ये पूरा इंपल्स और करंट स्प्रेड हो जाता है। लेकिन ये नॉर्मल पाथवे है कि क्या होगा, एस नोड फायर करेगा, एवी नोड तक जाएगा, फिर वहां पर बंडल ब्रांच तक जाएंगे और फिर हमारे पास क्या होगा, परकिंजी फाइबर के जरिए पर पूरे वेंट्रिकल में जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंच जाएगा। लेकिन अब ये क्या होगा कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एवीआरटी आपके पास इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास ये होगा कि कोई एक्टोपिक, नॉर्मल तो ये होता है कि एस नोड के जरिए पर जो नॉर्मल पाथवे है वो ये है। लेकिन एवीआरटी में आपके पास एबनॉर्मलिटी क्या होती है, नॉर्मली हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच ये जो एरिया है ये फाइब्रस बैंड का होता है, फाइब्रस, ये एट्रिया और वेंट्रिकल को एक दूसरे से जुदा करने वाले इस एरिया को हम कहते हैं फाइब्रस बैंड। इस एरिया को हम ये जो एरिया होती है ये फाइब्रस बैंड पर कंसिस्ट होती है, यानी ये इंसुलेटर होता है। यहां से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इस वेंट्रिकल को इस फाइब्रस बैंड के जरिए नहीं आ सकती, ये इंसुलेटर होता है, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की डिस्कनेक्शन करता है। लेकिन ये नॉर्मली होता है, नॉर्मली ये एक दूसरे से इस फाइब्रस बैंड के जरिए पर अलग होते हैं। लेकिन जब एवीआरटी होगा तो हार्ट के अंदर एबनॉर्मलिटी होगी और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच आपके पास यहां पर कोई एबनॉर्मल एक्सेसरी पाथवे होगा। नॉर्मल तो नहीं होता ना, नॉर्मली वो कंडक्टिंग पाथवे होगा, कंडक्टिंग मतलब उसके अंदर करंट पास हो सकेगा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच नॉर्मल कोई कंडक्टिंग पाथवे इन एरियाज में नहीं होता, मां सिवाय एवी नोड के एरिया में। लेकिन एवीआरटी में आपके पास क्या होगा कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक कंडक्टिंग पाथवे होगा जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। तो जब भी हमारे पास करंट ऐसे नोड से एवी नोड में जाएगा, एवी नोड से बंडल ब्रांचेस में जाएगा और इससे परकंजी फाइबर्स में जाएगा, तो वापस इस जो कंडक्टिंग पाथवे है ये यहां पर टच हुआ है, एट्रिया और वेंट्रिकल को टच कर देता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है, तो ये जो करंट यहां पर गया हुआ है वापस इस एक्सेसरी इजाफी पाथवे के जरिए पर वापस एट्रिया में चला जाएगा। नॉर्मल तो यह होता है कि ऐसे नोड फायर करता है, एवी नोड में करंट जाता है, फिर बंडल ब्रांचेस में जाता है, परकंजी फाइबर में जाता है और यहां पर वेंट्रिकल के एंड्स में खत्म हो जाता है, ऊपर एट्रिया में वापस नहीं जाता। लेकिन जब भी हमारे पास एवीआरटी का मसला आएगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक कंडक्टिंग पाथवे होगा, एक्सेसरी पाथवे, कि जब भी हमारे पास करंट एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल से वापस फिर इस कंडक्टिंग पाथवे के जरिए पर एट्रिया में चला जाएगा और ये एक लूप बन जाएगा, लूप, री एंट्री लूप बन जाएगा, जो मैंने पहले
टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये इसको हम कहते हैं री एंट्री फिनोमेना विद इन द हार्ट। ये री एंट्री फिनोमेना की वजह से क्या हो जाता है कि दिल बाब ये मुसलसल वेंट्रिकल और एट्रियस कंट्रैक्ट करते हैं और रैपिड कंट्रैक्शन होता है। नॉर्मल तो ये होता था कि ऐसे नोड एवी नोड तक, एवी नोड परकिंजी फाइबर तक, और फिर किसी खास वक्फे तक ये करंट खत्म हो जाता था, डाई आउट हो जाता था, बंद हो जाता था, थोड़ा सा वक्फा होता था, तो हमारे पास हार्ट रेट 72 हो जाता था। लेकिन जब एक्सेसरी पाथवे आ गई तो एस नोड से एवी नोड से बंडल ब्रांचेस, फिर परकंजी फाइबर, वापस एक्सेसरी पाथवे के जरिए पर फिर हमारे पास एवी नोड, और इसी तरीके से बार बार हमारे पास क्या होता है, ये हार्ट कंट्रैक्शन करता है। इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच री एंट्री होती है और इसकी वजह से हार्ट रेट ज्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया। ठीक है। अच्छा, आरपी रिलेशन क्यों ज्यादा होता है? मैंने जो आपको बताया कि आर और पी के बीच का फासला ज्यादा होता है। ये क्यों ज्यादा हो जाता है? कि जब हमारे पास करंट यहाँ पे एविनोड और बंडल ब्रांचेस और परकंजी फाइबर पे इतना रास्ता लंबा तय करेंगे ना, तो वापस एट्रिया तक पहुंचने के लिए ये इतना बड़ा लंबा रास्ता लेते हैं। तो जब इतना बड़ा लंबा रास्ता होगा एट्रिया को वापस डिपोलराइज करने के लिए, उसमें पी वेव पैदा करने के लिए, एट्रिया में पी वेव पैदा होगी, ये पी वेव पैदा होगी तब जब हमारे पास करंट वापस एट्रिया तक इस एक्सेसरी पाथवे के जरिए पहुंचेगी। तो जब एक्सेसरी पाथवे तक पहुंचने के लिए इतना लंबा रास्ता है, तो फिर हमारे पास आर यानी वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की जो आर वेव है, इस आर वेव और वापस पी वेव के पैदा होने का फासला ज्यादा होगा। आर पी रिलेशन क्यों प्रोलॉन्ग होता है? जरा आसान है और समझने की कोशिश कीजिए। जब करंट यहां से इस वेंट्रिकल में आएगा ना, तो आर वेव पैदा होगा। ठीक है, आर वेव पैदा हो गया, फिर इतना फासला तय करके ये वापस जब इधर पहुंचेगा एक्सेसरी पाथवे में, वापस फिर एट्रिया डिपोलराइज होगा। जब वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है तो ईसीजी में आर वेव पैदा होता है, जब एट्रिया डिपोलराइज होता है तो ईसीजी में पी वेव पैदा होता है। तो जब वेंट्रिकल डिपोलराइज होकर बाद में फिर पी वेव, इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद इसकी पी वेव पैदा करने के लिए करंट जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि जब एक्सेसरी पाथवे तक पी वेव इलेक्ट्रिकल करंट पहुंचेगा और वापस एट्रिया को डिपोलराइज करेगा, तो बीच में इतना लंबा रास्ता लेने की वजह से आर और पी के रिलेशन जो फासला है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेसरी पाथवे की वजह से होता है। तो आपके पास एवीआरटी के पहचानने के कितने तरीके हो गए? एवीआरटी के पहचानने के पॉइंट कितने हो गए? 4 पॉइंट्स हो गए। सडन ऑनसेट रेट ईसीजी आपने की 140 टू 250 के बीच, फिर आपने एक्टोपिक पी वेव देखी, फिर आपने आरपी रिलेशन देखा। जब ये 4 पॉइंट आपको मिल गए तो आपने डायग्नोस कर लिया इसको एवीआरटी। ठीक है, और इसी के हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से फिर आपको इसको बीटा ब्लॉकर देंगे, एमायोडेरोन देंगे। ये ड्रग नेम है जो कि आप इस टैकिकार्डिया को फिर इमरजेंसी में ख़त्म करेंगे, या जो कॉमन ट्रेड नेम के साथ आइसोप्टेन इंजेक्शन आता है वो आप इस पेशेंट को देंगे और वो आसानी से इस टैकिकार्डिया को ख़त्म कर देगा। लेकिन इसके अपने कंडीशंस है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब पूरा ईसीजी का मैं एक जो है वो लेक्चर बनाऊंगा। जितने भी एबनॉर्मल ईसीजीज हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास की, उनकी मैं एक कलेक्शन बनाऊंगा और उन कलेक्शन में आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बनाऊंगा और सिंगल ट्रीटमेंट का मैं एक ड्रग ऑफ चॉइस आपको बता दूंगा, जिनसे मोस्ट ऑफ द एसवीटीज जो है वो एक ही इंजेक्शन से खत्म हो जाते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, तो अच्छा, ये आपके लिए क्या हो गया। लेकिन पहले मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता देता हूँ, बैकग्राउंड बता देता हूँ, जब फिर आप ईसीजी में जाओगे तो आसानी से पहचान सकोगे। ये आपके पास हो गया टॉपिक एवीआरटी, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया। अच्छा, ईसीजी पे जरा नजर डालते हैं। इसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर आपके पास ये सारे पॉइंट्स इस किस्म के हो गए, 4 पॉइंट्स आपको मिल गए और शेप ये हुआ, फिर भी ये एवीआरटी है, इसको ट्रीट करोगे एवीआरटी। लेकिन जब आपके पास 4 पॉइंट्स ये ऊपर वाले मिल गए और ईसीजी में डेल्टा वेव मिल गया, तो फिर आपके पास ये वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। इसकी ट्रीटमेंट अलग है जी एवीआरटी, लेकिन ट्रीटमेंट इसकी अलग है। अच्छा, तो अब ईसीजी एक पेशेंट की आपने की, देखो मैंने इसको पहले ड्रा किया हुआ है, पी वेव एक्टोपिक शेप की है, नॉर्मल पी वेव नहीं है। जरा इसको अगर फोकस करके देखेंगे तो जी जो ये पी वेव है हमारे पास, ये एक्टोपिक शेप की है, नॉर्मल शेप की नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस ईसीजी से एक्टोपिक पी वेव। दूसरा पॉइंट, आर और पी रिलेशन लॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा, और हार्ट रेट 140 से 250 के बीच होगा। आपको कैसा पता चलेगा कि हार्ट रेट ईसीजी में ज्यादा है? आप आर और आर, ये आर है और ये आर है और ये आर, ये आर, इसको हम कहते हैं आर आर इंटरवल, आर आर इंटरवल। तो एक आर और दूसरे आर के बीच अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस देखे
उन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस को नीचे लिख दो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 2 लार्ज बॉक्सेस देखे ईसीजी में, और ऊपर मैंने क्या लिखा 300। अगर आपके पास ईसीजी आई, आप क्या करें, आर और आर के बीच, 2 आर के बीच नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस देख ले कितने हैं। आपने देखे वो 2 हैं, नीचे 2 लिख लें हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए। हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन द 2 आर वेव्स। 2 आर वेव्स के बीच हमारे पास लेट्स सपोज 2 लार्ज बॉक्सेस हैं। उन 2 लार्ज बॉक्सेस को मैंने डिवाइड किया, 300 को डिवाइड किया 2 लार्ज बॉक्सेस पर, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 150। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि 140 से तो अबव है ना, और 250 से बिलो है, लेकिन 140 और 250 के बीच है। तो ये हमारे पास एवीआरटी का दूसरा क्राइटेरिया पूरा करता है। एक क्राइटेरिया पी वेव, एक्टॉपिक पी वेव, दूसरा क्राइटेरिया आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग, तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, हार्ट रेट 140 से ज्यादा। तो ये 150 आ गया, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है 150। ठीक है, तो आपके पास ईसीजी आई और वो उस ईसीजी के अंदर ये 3 पॉइंट ये थे, और एक पॉइंट ये था कि सडन ऑनसेट है मेरे दिल का धड़कना। तो ये 4 पॉइंट आपको डायग्नोसिस के लिए मिल गया, और आप इसको कहोगे कि आपके लिए क्या, आपके ईसीजी में आपका कंडीशन क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर री एंट्री टैकिकार्डिया है। ठीक है, अच्छा अगर आपको 4 पॉइंट सी मिल गए, बकाया एक्टॉपिक पी वेव, दूसरी ईसीजी है लेट्स सपोज एक्टॉपिक पी वेव, फिर डेल्टा वेव, और फिर आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग, आरपी रिलेशन प्रोलॉन्ग, डेल्टा वेव, एक्टॉपिक पी वेव, हार्ट रेट ज्यादा, ये आपके पास फिर भी एवीआरटी है, लेकिन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था एवीआरटी का। ये एवीआरटी है, इसके साथ दूसरा टॉपिक मैंने क्या है, वो है एवीएनआरटी। ये टैकिकार्डिया किसकी वजह से पैदा होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच एक्सेसरी पाथवे के जरिए पे। लेकिन दूसरा किस्म का टैकिकार्डिया है कि वो एक्सेसरी पाथवे जो है वो उसमें नहीं होता, उसमें एवीनोड के अंदर 2 पाथवे होते हैं। नॉर्मल एवीनोड के अंदर 2 पाथवे नहीं होते, सिंगल पाथवे होता है। लेकिन जब एवीएनआरटी दूसरा टॉपिक आएगा, वो मैं आपको फिर बता दूंगा, उसका मैं अलग लेक्चर अपलोड करता हूं। एवीएनआरटी में क्या होता है, नोड के अंदर 2 पाथवेज होते हैं, और उन पाथवेज में वापस करंट रूप री एंट्री करता है और टैकिकार्डिया यानी हार्ट रेट ज्यादा कर देता है। आई होप कि आप लोगों को इस टॉपिक का समझ आ चुका होगा।